जब बुनियादी चीज़ ही यहाँ नहीं है और उसको मुद्दा बनाकर जब जनसुराज आगे की तरफ जब बढ़ रहा है, पटना में हम लोग पार्टी का गठन करेंगे कि बिहार की जब हम पदयात्रा कर लेंगे, यादव की लड़ाई हो मुसहर से, मुसहर की लड़ाई हो गरेड़िया से, ये लोग जो लड़ रहे हैं ये किसी न किसी जाति विशेष के नेता हैं। अगर यादव कैंडिडेट है तो जनसुराज इस पर यकीन नहीं करता है। आप हैं निष्कर्ष के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, विधिवत रूप से 2 अक्टूबर को जनसुराज जो है वो राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो जाएगी। और प्रशांत किशोर ने जैसा कल कहा है कि अभी 15 महीने बाकी हैं, जहां खड़े होइएगा जनसुराज ही दिखेगा। शायद भारत में पहली पार्टी जनसुराज ऐसी बनेगी जिसके करीब करीब तो 1 करोड़ जो हैं संस्थापक सदस्य हैं, और उसमें से यदि मान के चला जाए कि 5% भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन यदि पटना के वेटनरी कॉलेज में पहुंचेंगे तो शायद पटना उस दिन थम सा जाएगा। और इसी पर बात करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है, आगे चल के जनसुराज की क्या नीतियां होंगी, कितना इस बिहार के जातिवाद का जो मकड़ जाल है इसको प्रशांत किशोर उससे जनता को बाहर निकाल पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए तारिक अनवर चंपारनी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं। क्या तैयारी 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर की तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही है, बल्कि ये तैयारी आज की नहीं है। जब से हम लोग पदयात्रा लेकर पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से 2 अक्टूबर 2022 को चले थे, उसी दिन ये तय हुआ था कि हम लोग बिहार का भ्रमण करने के बाद, पदयात्रा करने के बाद पटना में हम लोग पार्टी का गठन करेंगे, जिसमें जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य होंगे उनके साथ बैठकर, वही लोग बैठकर ये तय करेंगे कि जनसुराज पार्टी बने और उसका गठन किया जाए। इसीलिए 2 अक्टूबर को सारे लोग जो संस्थापक सदस्य हैं पटना आ रहे हैं, मिल बैठकर पार्टी का गठन करेंगे। 2 अक्टूबर 22 को ही ये सब सारी चीजें फाइनल हो गई थी कि आगे चल के पार्टी बनानी है, मुझे बिहार में राजी करना है। देखिए, जब जनसुराज की जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो उसमें जो 2-3 संकल्प थे, उसमें एक संकल्प ये भी था कि बिहार की जब हम पदयात्रा कर लेंगे या बड़े हिस्से का जब हम पदयात्रा कर लेंगे तो हम लोग पार्टी का गठन करेंगे। तो ये तो तय था कि पार्टी बननी है, लेकिन पार्टी बनाएगा कौन, इसको लेकर सारी बातें थी। तो इसीलिए पदयात्रा हुआ था कि तारिक जी, ये माने जो भी संस्थापक सदस्य रहे उनके दिमाग में ये था कि बिहार की जनता का मूड भाप के ये फैसला आगे चल के लिया जाएगा। बिल्कुल, ये तय था कि संस्थापक सदस्य जो बन रहे थे उनको ये पता था कि भाई हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं, ये बिना राजनीतिक पार्टी के गठन किए हुए हम लोग व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ये पता था कि भाई पार्टी का गठन होना है और 2 अक्टूबर को इसलिए पार्टी का गठन होने जा रहा है। तारिक जी, जहां बिहार में मुसहर गणेरिया बोल के राजनीतिक वार शुरू हो गया है, 2 दिन में आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, उस बिहार के जातिवाद की राजनीति को, उस मकड़ जाल को किस तरीके से काटेंगे प्रशांत किशोर? क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, बिल्कुल केजरीवाल की राजनीति दूसरी थी। बिल्कुल, देखिए जो लोग इस पर वार कर रहे हैं, आप जो इशारा कर रहे थे, ये लोग किसी न किसी एक जो सोसाइटी है, यानी एक कम्युनिटी है, जो कास्ट कम्युनिटी है, वहाँ से निकलकर अपनी लीडरशिप को इन लोगों ने तय किया है। वो यादव की लड़ाई हो मुसहर से, मुसहर की लड़ाई हो गरेड़िया से, ये लोग जो लड़ रहे हैं ये किसी न किसी जाति विशेष के नेता हैं। लेकिन जनसुराज की जो परिकल्पना है उसमें जाति की कहीं चर्चा ही नहीं है। जाति एक फैक्टर जरूर है बिहार की राजनीति में, लेकिन उस फैक्टर के बिना भी यहाँ के मुद्दे पर, यहाँ के विकास के मुद्दे पर, बिहार की जो बदहाली है, बिहार में जो पलायन है, शिक्षा है, रोजगार है, इसको मुद्दा बनाकर हम लोग राजनीति करने आए हैं। और इसीलिए जनसुराज उन लोगों से डिफरेंट है जिन लोगों को ये लगता है कि बिहार में ये संभव नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली में भी इंसान ही रहते हैं, उनकी भी अपनी बेसिक नीड्स है। बिहार में भी इंसान ही रहते हैं, उनकी भी अपनी बेसिक नीड्स है। उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी पलायन से छुटकारा चाहिए, उनको भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। जब बुनियादी चीज़ ही यहाँ नहीं है और उसको मुद्दा बनाकर जब जनसुराज आगे की तरफ जब बढ़ रहा है, तो यकीन है, पूरी उम्मीद है कि हम लोग 2025 में व्यवस्था परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे। आपने दिल्ली की बात छोड़ दी, जब बिहार में पंचायत का भी चुनाव होता है तो मुखिया जो है उसके गांव के कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं उनको भाड़ा देकर बुलाता है और उस जाति का ही मुखिया बुलाता है। देखिए, जब क्या कुछ ऐसा प्लान आप लोगों का भी रहेगा? जब छोटे सेक्शन में जब हम जाते हैं, पंचायत का जो चुनाव है वो एक छोटे सेक्शन का चुनाव है, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव पे आधारित एक चुनाव है। तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है
जो लोग कैंडिडेट होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि भाई ये जो है इसके पास इस जाति का वोट इतना है, इस जाति का वोट इतना, ये आइडेंटिफाई हो जाता है। ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति कहीं से उम्मीदवार बनता है तो वहाँ के समीकरण के हिसाब से चीज़ें सेट की जाती है, उम्मीदवार सेट किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी जाति की यहाँ आबादी ज़्यादा है, यादव की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो सिर्फ आबादी के हिसाब से ही उनके पास जो है ना उनको लोग वोट दे देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग भी उसके हिसाब से ही सीटें तय नहीं, कीजिएगा ये ना तो कि किस विधानसभा में किस जाति की आबादी सबसे ज्यादा है, ये तो कहीं ना कहीं फैक्टर रखेगा। देखिए, अब मान लिया कि कहीं यादव जाति की आबादी ज्यादा है, वहाँ आरजेडी जो है ना यादव को उतार दिया, तो दूसरे दल के लोग वहाँ यादव नहीं उतारते हैं। लेकिन जनसुराज सिर्फ इसलिए यादव वहाँ न उतारे कि वहाँ जो है ना यादव कैंडिडेट है, तो जनसुराज इस पर यकीन नहीं करता है। जनसुराज का ये मानना है कि जो सामाजिक समीकरण तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बिहार की राजनीति में तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें बेहतर कैंडिडेट कौन है, यादव में ही बेहतर कौन? हाँ, यादव की आबादी ज्यादा है तो यादव में बेहतर कौन? अमूमन क्या हुआ है कि एक क्षेत्र में अगर कोई यादव कैंडिडेट किसी पार्टी ने दे दिया तो दूसरे पार्टी के लोग क्या करते हैं कि यादव स्किप कर देते हैं कि ना वहाँ यादव आरजेडी ने दे दिया, बीजेपी ने दे दिया, जेडीयू ने दे दिया, हम नहीं देंगे। लेकिन जनसुराज इस पर विश्वास नहीं करती है। अगर यादव कैंडिडेट अगर सामने में है, अगर वो चोर है, डकैत है, भ्रष्टाचारी है, तो जनसुराज उसको क्यों कंसीडर करे? उसी सब हो सकता है कि उस समाज में हमारे पास बेहतर विकल्प हो, यादव में ही हमारे पास बेहतर विकल्प हो जनसुराज के पास, तो जनसुराज उसको उम्मीदवार बना दे। तो वो उतारेंगे जातिवाद से, जातिवाद करेंगे नहीं, जातिवाद। ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद इसलिए नहीं है कि जब आपने ही तो कहा अभी तारीख मैं क्या कहा कि यादव की आबादी ज्यादा यदि वहाँ नहीं, होगी और उन यादवों से बेहतर हमारे पास यादव होगा, हाँ, तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर उस समाज में अगर हमारे पास बेहतर विकल्प है, यादव में ही बेहतर, हाँ, तो क्यों नहीं देंगे? अगर वहीं अगर कोई मुसलमानों में अगर बेहतर विकल्प है तो हम मुसलमान देंगे। अगर हो सकता है कि वहाँ हमको यादव की आबादी ज्यादा है तो ब्राह्मण को वहाँ से टिकट नहीं देंगे आप? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो आपने कहा नहीं, मैंने उस वाले सवाल पर आपको मैंने जवाब दिया कि जब लोगों को ये लगता है कि यादव का उम्मीदवार उतार दिया गया तो दूसरी पार्टी वहां से यादव क्यों उतारे, वो सामाजिक समीकरण साधने के लिए लोग वैसे करते हैं। लेकिन जनसुराज ये बात नहीं कहता है। जनसुराज का ये कहना है कि एक इलाके में अगर मुसलमानों की आबादी 20,000 है, यादव की आबादी 60,000 है, अगर वहाँ जो 5 कैंडिडेट अगर 7 लोगों को अगर हमने चयनित किया है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी मुसलमान का है, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता अगर मुसलमानों को वहाँ पसंद कर रही है कि नहीं इनको जनसुराज की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाए, तो हम उनको कैंडिडेट बनाएंगे। कहा जाता है मुसलमान किसी पे भरोसा नहीं करते। मुसलमानों से ज्यादा इस बिहार में नहीं बल्कि इस देश में कोई ऐसा वोटर नहीं है जो किसी एक व्यक्ति एक पार्टी पर विश्वास करता हो। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, एमआईएम की बात आपने अभी की, आरजेडी का आंकड़ा टूटा, कहाँ टूटा? हाँ, एमओई फैक्टर के साथ बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। हम डेटा के साथ दे देंगे आपको। सबके बावजूद लोगों ने किसको सबसे ज्यादा सीटें दी? मुसलमानों ने। जेडीयू के 11 कैंडिडेट थे, एक सीट जेडीयू को नहीं मिली, मुसलमानों की सारे हार गए। जीते कौन? जीते जो है ना आरजेडी के। सीमांचल में कुछ क्षेत्रों में एमआईएम को मुसलमानों ने वोट दिया, और सबसे ज्यादा मेहनत अब सीमांचल में ही कर रहे हैं। कौन? आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमांचल तो अभी गए ही नहीं हम लोग। पदयात्रा तो हमारी तक दिखाने की कोशिश जनसुराज कर रहा है तारिक जी कि जब एक मीटिंग पटना में हुई थी तो तमाम टोपी वाले दिखाए गए थे, और इस कारण से देख लीजिए हमारे साथ इतने हैं दिखाने की, माने दूसरे दलों को आप भयभीत कर रहे हैं कि हमारे पास देखिए इतने आ गए। देखिए, मुसलमान 5 वक्ती नमाजी होते हैं, और जब वो हॉल में आए तो उनका नमाज का वक्त रहा होगा, टोपी पहन के आ रहे होंगे, तो अगर उनकी सामाजिक पहचान अगर टोपी है तो कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है? अगर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान अगर टोपी है और दाढ़ी है, तो अगर उसको धारण करके अगर कोई आ रहा है हमारे कार्यक्रम में तो वेलकम है। तो आप मुसलमान टोपी पहन के आ रहा है तो उनकी धार्मिक पहचान टोपी है तो उनका वेलकम है। हाँ। लेकिन वही कहीं हिंदू टिक्की बांध के आता है तो उसको लोग दुत्कारते हैं। कहाँ? जनसुराज के सभा में कहीं नहीं दुत्कारा गया है। क्यों दुत्कारा जाएगा? उसकी सामाजिक पहचान है, अपनी सामाजिक पहचान के साथ आया है। जनसुराज एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पर जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। सबको बराबर का जगह, सबको बराबर का स्थान दिया जा रहा है। यदि मान लीजिए जनसुराज आता है सत्ता में, तो ये वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद और ये जो जिसपे तमाम धर्म गुरुओं का और सरकार का कब्जा है, इसको आप किस तरीके से, कि क्या कहेंगे कि भाई मंदिर जो है वो ट्रस्ट का काम है चलाना, एनजीओ का काम है चलाना, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं, आप अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन जो पैसा आता है चढ़ावे से, जैसे महावीर मंदिर में करीब 300 करोड़ रुपए साल का चढ़ावा आता है, वो 5 हॉस्पिटल चलाते हैं, तमाम उनकी गतिविधियां हैं,
फूड पे खर्च करते हैं। तो क्या ऐसा जनसुराज के मन में कहीं है? जन सुराज तो अभी 2 तारीख को पार्टी बनेगी। पार्टी के बाद चुनाव में लगभग गठन के बाद चुनाव में और पार्टी गठन के बीच में लगभग 1 साल का समय रहेगा, 1 साल 15 महीने का समय रहेगा। तो इस बीच में जनता के बीच फिर हम लोग जाएंगे। अभी तो हम लोग बिहार की जो समस्या है उस पर जनता से हमने बात की है, और इस बीच में जनता के बीच जाएंगे, जो अलग अलग मुद्दे हैं उसको फिर से लेकर कि भाई इस पर जनता की क्या राय है। क्योंकि जन सुराज का जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो परिकल्पना है, उसमें यह है कि कोई भी फैसला जन सुराज मुख्यालय से नहीं ली जाएगी, उसके लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। अगर मान लिया कहीं वक्फ बोर्ड का अगर मसला आता है तो जनता के बीच जाएंगे, जनता से जो है ना उनके विचार लेंगे कि भाई वक्फ रिकॉल का एक आप प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठा के कि हम बुला लेंगे अपने कैंडिडेट को वापस, हमारे कानून में ये है, ये जो चीज है कितना सफल होगा? मान लीजिए जनसुराज से 10 कैंडिडेट जीत के आते हैं, दल बदल कानून यहाँ है कि भाई 1/3 लेके आप अलग हो सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उस समय आपके पार्टी से लोग टूट के दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे? देखिए, 2 चीज है। एक चीज तो ये समझना होगा कि जो राइट टू रिकॉल का जो आइडिया है, ये अभी भारत के संविधान में नहीं है। एक चीज, पार्टी का इंटरनल जो संविधान है जो बन रहा है, उसमें ये रिकॉल का, राइट टू रिकॉल का हम लोगों ने ऑप्शन रखा है। उसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई राइट, और अभी ये हो ही जाएगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस वाले को रखा जाए या नहीं रखा जाए। जनता से हम लोग इस पर वोटिंग करा रहे हैं। तो जो जनता का फैसला होगा, जो हमारे संस्थापक सदस्य है उनका जो फैसला होगा, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि जनता ने ये कह दिया कि इसको शामिल किया जाए, तो हम लोग ये करेंगे कि हमारे जो संस्थापक सदस्य है, जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य है, उनके सामने हम लोग रखेंगे उस पार्टिकुलर विधानसभा से जहां से वो विधायक है, कि भाई इनका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका क्या विचार है। अगर उन्होंने कह दिया कि इनको वापस कर लीजिए, तो हम लोग उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनसे हम लोग ये कहेंगे कि भाई आपके बारे में संस्थापक सदस्यों का विचार सही नहीं है, इसलिए आप जो है इस्तीफा दीजिए। और ये पार्टी जब किसी को सिंबल देती है तो पार्टी का जो पूरा कानून होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक स्वायत्त बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन जो है ना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जब किसी को पार्टी का सिंबल मिलता है, टिकट मिलता है, तो उसको पूरा नियमावली और सारे चीज दिए जाते हैं, और जब उसमें ये शामिल होगा ये चीजें, तो उनको बाध्य भी करने की जरूरत नहीं। सीटों पे आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल। जीत की कितनी उम्मीद, कितनी सीट? प्रशांत किशोर जी ने, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने ये कह दिया है कि अगर 120 से कम अगर जो है ना सीटें आती है तो ये व्यक्तिगत हार होगी। इसलिए हम लोग पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, और पूरा हम लोग का ये यकीन है कि हम लोग 150 प्लस सीट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो ये थे तारिक अनवर चंपारनी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की ये सोच है कि वैसे कैंडिडेटों को उतारा जाएगा जो कि जीतकर ही आएंगे, और यदि 120 सीटों से कम सीटें बिहार विधानसभा में आती हैं तो प्रशांत ने ये पहले से कह दिया है कि तब शायद ये मेरी व्यक्तिगत हार होगी। लेकिन संस्थापक सदस्य जो करीब 1 करोड़ हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 150 सीटें हम क्रॉस करेंगे। अब देखना ये होगा कि बिहार के इस जातिवाद का, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मकर जो जाल है, उसे प्रशांत किशोर कितना तोड़ पाते हैं। यदि तोड़ दिया उन्होंने बिहार के इस जातिवाद के मकर जाल को, तो फिर बिहार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मनोज चतुर्वेदी, पटना।